नमस्कार दोस्तों, अनकही विथ राजेश के इलेक्शन स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आने वाले 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें बहुत सारे उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। उसी में से कल्याण पश्चिम 138 विधानसभा क्षेत्र से राइट टू रिकॉल पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर द्विवेदी जी का आप सबसे परिचय करवाना चाहूंगा। प्रोफेसर द्विवेदी पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के जगत में काम कर रहे हैं। समाज सेवक के क्षेत्र में भी उनका अच्छा खासा नाम है और उनके मार्गदर्शन में पढ़े हुए बच्चे आज अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस इलेक्शन स्पेशल एपिसोड। नमस्कार मतदाताओं, नमस्कार राजेश जी। नमस्कार सर। आपको बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल पे काफी अच्छी प्रशंसा हो रही है, इसके लिए आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं सर। और इसी तरह से हमारा आशीर्वाद है कि आप जुटे रहे अपने काम में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हम लोग अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं जी। सबसे पहले तो मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि पिछले 30 वर्षों से आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है जी, तो कैसा अनुभव रहा आपका पिछले 30 वर्षों का? सर, जो हमारा प्रोफेशनल वर्क है, बाय प्रोफेशनल, जैसा कि आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया एज अ प्रोफेसर, तो हमने जो अपनी ये जर्नी देखी है, इसमें हमें कई तरह के उतार चढ़ाव देखने पड़े, फाइनेंशियली, सोशली, और कई तरह के भावुक सपोर्ट भी हमने देखे हैं जी। तो ये मिला जुला खट्टा मीठा हम अपना वर्क एक्सपीरियंस बता सकते हैं। बट इतना है कि इसको हमने डेडिकेशन से किया। इट्स माय हॉबी टू बिकम अ टीचर। और एक टीचर, जैसा कि हमारे चाणक्य जी ने कहा है कि कोई भी एक टीचर साधारण नहीं होता। जी, बिल्कुल। निर्माण और प्रलय उसकी गोद में खेलते हैं। और मुझे गर्व है कि मैं एक शिक्षक हूं। सर, आप शिक्षक थे और आपका अच्छा खासा प्रोफेशन चल रहा था, आप अपने उस फील्ड में पारंगत हैं, फिर आपने राजनीति को क्यों चुना? सर, मैं आपको एक जो सवाल का पहला शुरुआती मेरे से कोई भी मिलने पर करता है तो यही क्वेश्चन आता है मेरे सामने, और मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूं कि राजनीति कोई प्रोफेशन या बिजनेस नहीं है सर जी। राजनीति एक सामाजिक कार्य है जिसे हर किसी को करना चाहिए। और जब हमने इस तरह के अपने प्रोफेशनल वर्क को पूरा कंप्लीट सक्सेसफुली किया है तो हम क्यों ना राजनीति करें, अच्छे लोगों की तरह, ईमानदार लोगों की तरह इसमें अपने योगदान को दें। हम तो चाहते हैं कि सारे लोग पॉलिटिक्स में आके काम करें, सामाजिक कार्य करने के लिए, इसे बिजनेस या अपना प्रोफेशन न बनाए। सर, मेरा यह सवाल रहेगा आपसे कि अगर आपको राजनीति करनी थी तो आप ऑलरेडी हमारे देश में इतनी सारी स्टैब्लिश्ड पार्टियां हैं, आप उन सभी पार्टियों का चयन करते, लेकिन आपने राइट टू रिकॉल पार्टी का चयन किया है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने ऐसा क्यों किया और राइट टू रिकॉल पार्टी के क्या मुद्दे हैं, उस पर भी जरा प्रकाश डालिए। सर, मैं आपको और भी कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूं कि पॉलिटिक्स में आना, मैंने कहा कि मेरे लिए एक सोशल वर्क जी। इसको मैं अपॉर्चुनिटी या आप कहें कि बिजनेस प्रोफेशन, इस तरह से मैं टारगेट नहीं करता। जितने भी पॉपुलर पक्ष हैं, नो डाउट अगर मैं उनमें जाता तो मुझे और भी मान सम्मान मिलता, बट सर इनकी एक जो कार्यशैली है वो मुझे पसंद नहीं। जैसे कि हम पॉलिटिक्स में ये ज्यादातर देखते हैं कि आप जो भी योजनाएं लाते हैं वो लोगों के लिए, आम जनता के लिए, वो गवर्नमेंट पैसे से आती है। बिल्कुल। अब बात तो ये हो गई कि सारे पॉलिटिकल पार्टी लोग कहते हैं कि सर हमें पैसा दीजिए, होटल का बिल हम भरते हैं और बाहर जाके अनाउंस करेंगे कि आज मैंने अमुक अमुक आदमी को खाना खिलाया। जी सर, ये आपको किस तरह से लग रहा है? आप ही का पैसा आपको वापस करना, इसमें कौन सी बड़ाई है, आप मुझे बताइए। बिल्कुल। तो इस तरह की राजनीति अगर करनी है तो इसको प्रोफेशन या बिजनेस मान लिया जाए। हमें ये राजनीति नहीं करनी सर, या हमारे पार्टी को नहीं करनी।
हमारी पार्टी तो खुद ही ऐसे मुद्दे को लेकर चलने की कोशिश में है जिसमें हम कहते हैं कि अगर हम आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा इलेक्शन रद्द करके हमें एक बार फिर से चुनाव क्षेत्र में ले आए। सर ये आप क्या कहना चाहते हैं, जरा स्पष्ट शब्दों में सर इसे दर्शकों को बताइए। जी सर, काटने के लिए माफी चाहता हूं। इसे कहते हैं वोट वापसी। जी। अगर आप किसी भी लोक प्रतिनिधि को 5 साल के लिए चुनकर भेजते हैं और वह लोक प्रतिनिधि आपके लिए किया गया कार्य नहीं कर रहा तो आप उसका इलेक्शन रद्द करवा सकते हैं। आप कहीं पर भी गवर्नमेंट ऑफिस में, तहसील ऑफिस पर जाकर वोट वापसी पासबुक में यह कहिए कि हम इसके विरोध में अपना वोट देते हैं और उस प्रतिनिधि को जितना वोट मिला होगा उससे 1% ज्यादा वोट अगर उसके विरुद्ध पड़ गया तो उसका इलेक्शन कैंसिल हो जाए। इस तरह के हक की मांग हम रख रहे हैं। अगर ये मांग तो हो जाती है तो जो भी प्रतिनिधि होगा उसके सर पर तलवार लटकेगी कि भाई अगर हमने काम नहीं किया तो ये इलेक्शन रद्द करवा के हमें फिर से इलेक्शन में ला सकता है। तो वो इस तरह की चीजें क्यों चाहेंगे और वो खुद आपका काम घर आकर करेंगे। सर मेरे इस इलेक्शन में नारा ही यही है, तुमचा आमदार तुमच्या दारी। तुम्हारे आमदार को तुम्हारे पास आना है, आमदार को आप नहीं मिलने जाएंगे। या आप क्यों में नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे। 5 साल तक आप उसके साथ रहेंगे, वो आपके घर तक जुड़ा रहेगा। ऐसी मेरी सोच है सर। अच्छा सर, कल्याण पश्चिम में बहुत सारी समस्याएं हैं जी सर। और आप क्या समाधान देना चाहते हैं उन सभी समस्याओं का? सबसे बड़ा मुद्दा कल्याण पश्चिम के लिए आप क्या मानते हैं? सर राजेश जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारा कल्याण पश्चिम का जो विधानसभा क्षेत्र है ये पिछले 15 सालों से बना हुआ है। इसमें हमने 3 चुनाव देखे। अच्छा। और तीनों चुनावों में अलग अलग पार्टी का उम्मीदवार जीता है। जी। सर हमारी जो समस्या 15 साल पहले थी वो कम होने की बजाय बढ़ चुकी। जी। अब एक समस्या पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूं, वो है डंपिंग ग्राउंड। सर ये समस्या कई सालों की, कई साल पुरानी है और इसको लेकर के बहुत सारे आंदोलन भी हो चुके हैं। अलग अलग पक्ष के लोग अगर आमदार होकर इस समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो अब मैं ये किसकी जिम्मेदारी मानूं, आप ही बताइए। जनता तो ये मुद्दा तक भूल गई है सर कि हमारे यहाँ डंपिंग ग्राउंड का इश्यू भी है। जनता को उम्मीद नहीं है, उसने उम्मीड किया 15 साल तक, एकदम सही कहा, नहीं मिला। बिल्कुल। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, या तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है या मुझे हमारे लोक प्रतिनिधि की मंशा नहीं लग रही है कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। वो इसको चुनावी मुद्दा बनाकर अपना वोट जमा करते रहे, इस तरह की चीजें हैं। तो सबसे पहली समस्या तो मैं डंपिंग ग्राउंड का मानूंगा, कल्याण पश्चिम का, जो विगत 20-25 सालों से उसी तरह की बनी हुई है और धीरे धीरे अधिक फैलते जा रहा है। वो तो कूड़े का पहाड़ बन चुका है सर, और उसके साथ साथ आज जगह जगह पर डंपिंग ग्राउंड जैसी परिस्थिति आ चुकी है। तो सर इस समस्या का समाधान आप कैसे निकालेंगे? सर देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि 10 साल में कोई एक नया शहर तक बच सकता है। बिल्कुल। तो 10-15 साल में इस समस्या का हल नहीं ढूंढा जा सकता, ये नहीं हो सकता। रिसाइकलिंग प्रोसेस है, कई टेक्नोलॉजी लगाई जा सकती है जिससे कूड़ा तुरंत जल जाए और उसके राख का बहुत सारा उपयोग किया जाए। उससे बने हुए धुएं को हम किसी और अच्छी जगह पर यूज कर सके। ये सारी चीजें करने की मंशा हो तो रास्ता जरूर दिखता है सर। तो जहां चाह वहां राह। मैं अपने सारे मतदार बंधुओं को और बहनों को बताना चाहता हूं कि इस समस्या का हल हम जरूर निकालेंगे। अगर मैं इस बार चुनकर आया तो ये समस्या हल कर दी जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। सर इसका काउंटर क्वेश्चन ये रहेगा कि इतने वर्षों तक ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप आएंगे और 5 वर्षों में इसका निदान हो जाएगा, ये कैसे संभव है? और इससे जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है कि आपको कितने चांसेस लगते हैं कि आप ये विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं? सर ये दोनों जो आपने सवाल किए मुझसे, इन दोनों का एक दूसरे से कोई नाता नहीं।
तो मैं एक एक करके इन दोनों सवालों का जवाब देना चाहूंगा। जी। सबसे पहले आपने कहा कि भाई इतने सालों से कई लोग नहीं कर पाए, बड़े जी, बिल्कुल। गवर्नमेंट में भी वो थे आमदार, यहाँ के हमारे जो सांसद हैं वो मिनिस्टर भी रह चुके थे जी, और सर। उन्होंने ये समस्या सॉल्व नहीं की। जी हाँ, मैं मानता हूं सर, ये सारी चीजें मानता हूं, बट मैं ये नहीं मानता कि कोई समस्या हल नहीं की जा सकती। अगर आप मन से उस समस्या का हल ढूंढना चाहते हैं तो उस समस्या का हल मिलता है सर। जैसा कि मैंने कहा आपको कि मैं इतना टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं आपको एग्जैक्ट फिगर और फैक्ट से वो समस्या कैसे हल कर दी जाएगी ये बताऊं, बट मैं ये जानता हूं कि हम जब 10 साल में कोई नया शहर बसा सकते हैं तो शहर की ये छोटी सी समस्या क्या हम दूर नहीं कर सकते हैं सर? ये सवाल मैं भी आपसे पूछना चाह रहा हूं, बट इसे दूर करने की मंशा होनी चाहिए जो हमारे करंट पॉलिटिशियन में मुझे कम दिखाई देती है सर। और मैं इस समस्या को समाधान करने के लिए कटिबद्ध हूं। ये रहा आपके पहले प्रश्न का जवाब। दूसरे प्रश्न का जवाब आपने मुझे कहा कि सर आपको कितने चांसेस लगते हैं कि आप जीत रहे हैं? सर मैं आपको बताऊं, जब से मैंने इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया है मुझ पर इसी तरह के कई सवाल आ रहे हैं कि सर आपके चांसेस क्या है जीतने। तो सर हमारे चांसेस तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, ठीक, हमारी पार्टी भी इतने अच्छे ढंग से लोगों तक पहुंच नहीं पाई जी। तो चांसेस तो मैं आपको आज भी बता दूं कि हम 0 से शुरू कर रहे हैं सर, बट ये हमारी जनता है जो हमारा चांसेस बढ़ा रही है सर। आज तक मैंने जितने भी मेरे प्रोस्पेक्टिव वोटर से बात किया है उनका कहना यही है सर आपके मुद्दे बहुत बढ़िया हैं, तगड़े हैं और हम तो अपना वोट आप ही को दे रहे हैं, लेकिन सर बिना शक्ति के ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस इलेक्शन को जीत सकें। तो मतदाता मैं आपको भी एक तरह का अनुग्रह करना चाह रहा हूं कि इलेक्शन वोटों से जीता जाता है और वोट देने की शक्ति, मत के दाता आप हैं। अगर आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल सही जगह कर रहे हैं तो मैं 100% आपका वादा कर रहा हूं कि मैं जीत रहा हूं। राजेश जी, जी, जीता तो वोटों से ही जाता है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वोट देने वाली कौन होती है सर? जनता। और इस समय जनता जनार्दन अगर अपना विवेक, आंख, कान और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे तो सर मैं 100% जीत रहा हूं। रीजन भी यही है, आई एम हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। राइट। मैंने 25 सालों तक अपनी प्रोफेशन को बड़ी ही ईमानदारी से निभाया है, तो आने वाले जितने भी काम मुझे जनता देगी उसे मैं ईमानदारी से निभाऊंगा, इस तरह का वादा करता हूं सर। जो भी प्रतिनिधि चुनावी मैदान में जाता है उसके पास अपार धन होना चाहिए और बहुत सारे रिसोर्सेस होने चाहिए जी सर। बहुत सारे कार्यकर्ता होने चाहिए, संगठन होना चाहिए जी सर। पर हम ये देख रहे हैं कि आपके पास इन सारी चीजों की कमी है जो आपके लिए जन संपर्क में बहुत बड़ा चैलेंज, बाधाएं आ रही हैं। जी सर। तो आप इसे कैसे दूर कर रहे हैं? सर देखिए, जन संपर्क में जो बाधाएं आती हैं उसे तो हमें जन जन तक पहुंचना है। इसके जो रिसोर्सेस हैं वो हम इस्तेमाल कई तरीके से कर सकते हैं, लाइक कि हम मास तक एक साथ कैसे पहुंचे जी। तो इसकी तो आजकल सर डिजिटल सुविधा ये बहुत ही बढ़िया मार्ग है सर। मैं आपको बता रहा हूं कि रैली करना, भीड़ इकट्ठा करना, कई कई लोगों को लाकर भाषण देना, ये सारी चीजों में आपका धन का अपव्यय हो रहा है और आप लोग ये समझ नहीं रहे हैं। हमारी आम जनता को मैं समझाना चाह रहा हूं, इस धन का जो खर्च हो रहा है ये बाद में जाकर किससे वसूला जाएगा, इतनी तो समझदार जनता है, आप भी जानते हैं। तो वह कैंडिडेट जो कम खर्चे में जन संपर्क अभियान पूर्ण कर ले, मुझे तो लगता है कि सर वो
वन ऑफ द इंटेलिजेंट कैंडिडेट है और जनता उसको ही चुन कर दे जो कम खर्चे में ये चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। एग्जैक्टली सर, एज अ प्रोफेसर हम लोग इस तरह के स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। सर जैसा कि मैंने कहा ना कि ये मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है कि मैं इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करूं और इसका डबल एक्सपेक्टेशन रखूं। सर इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगा, एक्सपेक्टेशन 0 के बराबर है। जितना हमें गवर्नमेंट हमारे काम के लिए देती है वो इनफ है एक बंदे के लिए सर। बाकी का पैसा तो हमें जनता का ही जनता के लिए इस्तेमाल करना है। जी जी जी। सर अभी हम लोग एक बार फिर से जो कल्याण पश्चिम विधानसभा के मुद्दे हैं जी वो मुद्दों की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपसे उसके ऊपर समाधान चाहता हूं। सर एक सबसे बड़ी जो समस्या है कल्याण की जी वो है सर ट्रैफिक की। करेक्ट। बहुत ही भयंकर ट्रैफिक लगता है। तो इस समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है, कैसे आप इसका सॉल्यूशन देंगे? सर आपने क्वेश्चन पूछते समय कहा कि मैं इन समस्याओं का समाधान चाहता हूं। जी सर एक कोई भी शहर एक दिन में नहीं बसाया जा सकता। कई समस्याएं काफी पुरानी हैं। इन समस्याओं के हल ढूंढने में थोड़े समय की जरूरत है, बट मैंने आपको कहा ना कि आपकी मंशा होनी चाहिए कि हम ये समस्या सॉल्व करें। जैसा कि आपने ट्रैफिक वाली समस्या बताई, सर इस समय कल्याण पश्चिम स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है ऐसा हमें बताया जा रहा है और उसी से रिलेटेड उन्होंने कई सारे कंस्ट्रक्शन करने चालू कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, और इसी के वजह से हम ट्रैफिक का काफी प्रॉब्लम अगल बगल अपने देख रहे हैं। बट लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी बनने के बाद क्या ट्रैफिक की समस्या हल हो सकती है? सर अगर टाउन प्लानिंग आपकी सही की गई है तो ट्रैफिक की समस्या कभी भी नहीं आनी चाहिए। यानी कि क्या स्मार्ट सिटी होने के पहले हमारे नागरिकों को ये सारी समस्याएं जूझनी ही पड़ेंगी, ऐसा पॉलिटिशियन यानी गवर्नमेंट ने मान ही लिया होगा, है ना सर? मतलब हम और आप तो कोई अच्छी व्यवस्था का स्वाद चख ही ना पाए जब तक स्मार्ट सिटी ना हो। सर ये स्मार्ट सिटी बनाना आप सिर्फ नाम देकर नहीं कर सकते ना सर। स्मार्ट सिटी अपने आप बन जाती, इसको बनाने की क्या जरूरत है अगर आपकी टाउन प्लानिंग सही ढंग से की। अब इसकी जिम्मेदार कौन सी गवर्नमेंट है मैं इस चर्चा में नहीं फंसना चाह रहा हूं, लेकिन पब्लिक सब जानती है सर। पब्लिक को आप इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी अगर हम इसे प्लानिंग के हिसाब से कर लें। जिस क्षेत्र ट्रैफिक कई तरह की प्रॉब्लम से जूझ रही है, जैसे कि हैवी व्हीकल है, मीडियम व्हीकल है, छोटी व्हीकल है, ये जब एक साथ इकट्ठा हो जाती है ना सर तो ट्रैफिक होना लाजमी। सर इन हर एक तरह की गाड़ियों के लिए अगर हम एक पर्यायी रास्ता पैरेलल रूट बना दें तो 99% ट्रैफिक की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है सर। आपका अगला मुद्दा जो है, मैं फिर वही कह रहा हूं कि ये सारी चीजें मैं आज आपसे केवल समस्या के हल पर ही बात कर पाऊंगा, समस्या नहीं सुलझा पाऊंगा, आज के दिन तो नहीं होगा। सर इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जी कि सर कल्याण में बहुत सारा ट्रैफिक होता है जी और एक कल्याण में बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री महोदय आने वाले थे। जी सर। तो सर उस दिन ट्रैफिक इतने अच्छे तरीके से संचालित की जा रही थी कि बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं थी। एक तरफ मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है और बाकी के लोग जो है सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है, ट्रैफिक को क्लियर करवा रहे हैं। इतना वीआईपी मूवमेंट था जी सर। जी पर सर। फिर भी सर उस दिन मैंने ट्रैफिक नहीं पाया और उसके नेक्स्ट डे सेम टाइम पर मुझे बहुत सारे ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। तो सर यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को एक चीज और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो सर ने कहा कि मंशा बहुत जरूरी है, तो मुझे लगता है कि हमारे जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं, ये इसका सही उदाहरण सर आपने दिया कि अगर गवर्नमेंट चाह रही है तो ट्रैफिक नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट ने रास्ते खुले छोड़ दिए तो ट्रैफिक मनमाना हो जाता है सर। बट इसमें एक चीज तो मैं जानना चाहूंगा कि मैंने जो देखा है सर
जी। जो हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं जी। कि जितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं या फिर जो बड़े बड़े लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, मंत्री लोग होते हैं, वो कभी ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं कि मेरे लिए ट्रैफिक रुका दो या फिर इस तरह की हमें वीवीआईपी सुविधाएं चाहिए। सर पर फिर भी देखिए, सर क्या कमी है कि हाँ, जैसा आप कह रहे हैं कि इसमें एक सिक्योरिटी, सुरक्षा, ये बहुत बड़ा पॉइंट रहता है। सुरक्षा के कारणों से कई चीजें हमें वहां पे अवॉइड करनी पड़ती है, जो ठीक है सर, हम भी उसके लिए तैयार हैं। हाँ, जब हम इंस्ट्रक्शन ये देते हैं कि इतने देर तक ट्रैफिक रोक के रखिए और वीआईपी लोग लेट हो जाते हैं ना सर, तब समस्या आती जी बिल्कुल। तो सिक्योरिटी पर्पस है, वेल प्लान्ड आप अगर कर रहे हैं सर, तो नो ट्रैफिक, आई थिंक सो। बट आपकी प्लानिंग अगर मिस कर जा रही है तो ट्रैफिक होना संभव है। सर अभी हम लोग अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, जिससे आपका बहुत बहुत बड़ा नाता है पिछले 25 से 30 सालों का, आप समझ ही गए होंगे। मैं सर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। तो सर आपके विधायक बनने के बाद एजुकेशन से जुड़े हुए जो सबसे महत्वपूर्ण दो हिस्से हैं, एक तो हमारे टीचर्स हैं और दूसरे हमारे बच्चे हैं। तो इनके लिए आपकी योजनाएं किस प्रकार होंगी कि ये भविष्य में और अच्छा योगदान दे सके कल्याण के विकास में? सर क्वेश्चन आपने बहुत बढ़िया निकाला है और मेरा फेवरेट मुद्दा है ये। जी। इसमें दो कड़ियां और जोड़ दीजिए सर, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड टीचर्स। ये तीनों मुद्दों को मैं एक साथ इसमें लेना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि हमारी शैक्षणिक व्यवस्था ये सर काफी कमजोर है। आजकल जो शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं वो अनस्किल्ड बेस्ड है, और हमारे बच्चे जब शिक्षण पूर्ण करके नौकरी के लिए जाते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि आपका काम का अनुभव क्या है, जिसमें हमारे बच्चे फिर अपने आप को कमजोर पाते हैं। सर हम ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था लाने की कोशिश करना चाहते हैं जिसमें आप तो पढ़ाई करो ही करो, लेकिन स्किल्ड बेस्ड पढ़ाई में ज्यादा हम ध्यान देना चाहते हैं। अगर पढ़ाई स्किल्ड बेस्ड होगी तो आपको अनुभव पढ़ाई करते करते ही मिल जाएगा। सर मैं एक एग्जांपल अमेरिका की शिक्षण व्यवस्था का देना चाहता हूं जी। हम वहां पर पाते हैं कि बच्चे पढ़ते पढ़ते ही कई काम का अनुभव ले लेते हैं, और ये एक्सपीरियंस जब वो नौकरी करने जाते हैं तो उनके लिए काफी राह आसान हो जाती है। तो मैंने कहा कि आपको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों अगर सुधारना है तो हमारी इस लचीली व्यवस्था को ठीक करना होगा। और ये लचीली व्यवस्था यानी कि इसमें जो हम सिलेबस ले रहे हैं उसको स्किल्ड बेस या सब्जेक्ट को हम स्किल्ड बेस बनाएं, इस पर ज्यादा जोर दूंगा मैं अगर मैं इस इलेक्शन में जीतता हूं। और इसी के साथ इसी के साथ और एक मुद्दा आता है टीचर्स का। जी सर हम और आप दोनों शिक्षक हैं, दोनों उसी क्षेत्र में हैं। हम शिक्षकों की कई समस्याओं को देख रहे हैं, बिल्कुल, जिसमें सबसे पहले अनएडेड जो टीचर्स हैं उनके सैलरी का प्रॉब्लम आता है। सर अनएडेड शिक्षकों की सैलरी जब हम कंपेयर करते हैं एडेड शिक्षक की सैलरी, इसमें बड़ा गैप, बहुत बड़ा गैप है। और मोटा मोटी देखें तो वर्कलोड आपको दोनों का इक्वल है जी। तो ये अनएडेड शिक्षकों की सैलरी के लिए कई आंदोलन शुरू किए गए, लेकिन वो आंदोलन अपनी जगह तक पहुंच नहीं पाए। कई कारण है उसके, उस पर चर्चा हम यहां करने बैठेंगे तो थोड़ा सा पॉइंट स्ट्रेस हो जाएगा। बट मैं आपको वादा करता हूं सर, ये अनएडेड शिक्षकों की सैलरी की समस्या का समाधान मैं गवर्नमेंट से लेकर रहूंगा, ताकि हमारे अनएडेड शिक्षक भी उसी तरीके से स्किल्ड बेस्ड तरीके से अपना वर्क साझा कर सकें, एक्सपीरियंस को अपने चला सकेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। सर हमने ये देखा है कि जो शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या जो आपने मुद्दा उठाया सैलरी का, कि एक जो डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर है अनएडेड है, उसकी जो मंथली इनकम है वो 12 से 15 हजार रुपए की है।
और इससे ज्यादा तो जो बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो अर्निंग कर लेते हैं। जी, मुझे सर एक उदाहरण ऐसा याद आता है कि जो दुनिया का अमीर आदमी बनाता है वो शिक्षक आज कितना गरीब है। जी, ये सारी बातें सर आपकी एकदम सही है। इसी के लिए, इन मुद्दों के लिए ही मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ हूं सर, कि इन सारी समस्याओं का कोई ना कोई हल निकालने वाला आदमी होना चाहिए। और सर मेरे तरफ से तो ये आपको पूरी अश्योरिटी है कि मैं इस मुद्दे को सही जगह पर पहुंचाकर इसका समाधान ढूंढूंगा सर। सर आगे जब मैं बढ़ता हूं तो मुझे एक सबसे बड़ी समस्या नजर आती है सर, वो है महिला सुरक्षा जी और उनका सशक्तिकरण। जी, बहुत सारे कठोर नियम कायदे कानून जी। देश में बनाए गए हैं, पर इसके बावजूद महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है जी वो कम नहीं हो रहा है। जी जी, तो कल्याण क्षेत्र के लोगों को आप क्या विश्वास दिलाएंगे कि आपके आमदार बनने के बाद महिलाओं की सुरक्षा में क्या मूलभूत परिवर्तन किए जाएंगे? सर ये जो महिला सुरक्षा, और हम कह सकते हैं कि आजकल जो भी हमारा ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, आई विल से लाइक दिस, आजकल तो महिला सुरक्षा तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही, बट ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन यानी बाहुबल का प्रयोग करके गरीबों का सताना, इस तरह के भी कई फैक्टर हमारे सामने आ रहे हैं। सर इन सारी समस्याओं को जड़ से अगर हमें सॉल्व करना है, समाधान करना है इसका, तो सबसे पहले हमें जागरूक करना होगा लोगों को उनके राइट्स के बारे में, उनके कानून के बारे में, उनके हक के बारे में। हमारे 80% जो जनता है वो अपने हक के बारे में जानती ही नहीं। ठीक। और दूसरा, जहां तक आपने कहा कि महिला सशक्तिकरण, तो हम उस मुद्दे पर कई स्कूल में, कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में और सामाजिक तौर पर ऐसे सेंटर बनाना चाहते हैं जहां पर हम महिलाओं को वेल ट्रेन कर सकें, सारी परिस्थितियों में किस तरह से अपने आप को संभालना है इसके बारे में कंपलसरी कोर्स करवाएं, ताकि वो अपने आप को किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सके। प्लस सिक्योरिटी में हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट दें, ताकि वो उनकी सिक्योरिटी और बाकी सारी चीजों को वो काफी अच्छे ढंग से हैंडल कर सके। जैसे कि अगर एक महिला पर अत्याचार होता है तो किसी मेल पर्सन के पास अपना कंप्लेंट कराने के लिए झिझकती, बिल्कुल। तो सर हम काफी महिलाओं को इस क्षेत्र में काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का भी काम इसमें इंक्लूड हो जाएगा सर। तो महिला का इंडिपेंडेंसी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट? जी सर। और एक चीजें हैं जैसे कि आपने मुद्दे में इंक्लूड किया ही होगा, बट मैं पहले ही बता दूं कि ओल्ड एज होम्स। जी सर। हमारे कल्याण में अगर हम कहीं देखने जाएं तो काफी कम मात्रा में पाई जाती है, और जो भी है उनमें लोगों के जो कंडीशंस हैं काफी दयनीय, दर्दनाक है। इमोशनली हमने कई बार देखा है, हमें लगता है कि अरे सर इनके साथ तो काफी अकेलापन है, ये अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। सर हम इनके भी अनुभव का एक्सपीरियंस अपने कई इंस्टीट्यूट में दे सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दे सकते हैं, लाइक काउंसलिंग, उनके जीवन का अनुभव वो अपने यंग लोगों से जो डिप्रेशन में है उनसे साझा करें, उन्हें मोटिवेट करें, और वो खुद को भी अपने इस तरह के कार्य से मोटिवेशन ले पाए और उनकी भी जिंदगी में अकेलापन दूर हो जाएगा। इस तरह की भी सुविधा देने के लिए हमने अपने पार्टी को सुझाव दिया हुआ है, और मैं तो अपने तरीके से इसमें कार्यरत रहूंगा। सर कल्याण में कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जिससे कि यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। एम्प्लॉयमेंट के लिए सारी पब्लिक को थाने, एरोली या फिर सीएसटीएम साइड में जाना पड़ता है। जी सर। तो ऐसे क्या कदम आप लेना चाहेंगे कि यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट हैं जी, उनको यहीं पर रोजगार मिल जाए, तो जो ट्रेन का पॉपुलेशन रश है उसको भी कम किया जा सके और लोग इजिली जॉब भी कर सके। सर बहुत बढ़िया चीज है ये।
सर जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब नहीं, जी जितने भी इंडस्ट्री हैं काफी स्मॉल स्केल पे रन करते हैं, तो वो उतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही है, तो हमारे कल्याण वासियों को एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। जी अब हम आपको भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमने बैंगलोर देखा है, पुणे देखा है, नोएडा में आप गुड़गांव देख रहे हैं, नोएडा भी देख रहे हैं, इन सारे जगह को इस तरह से डेवलप किया गया है, इस तरह से इंडस्ट्रियल हब बनाया गया है कि वहां पर कई लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहे हैं। इस बारे में अभी तक सरकार ने कल्याण पश्चिम क्षेत्र को विलुप्त रखा हुआ है। जी इसकी भी मांग हम गवर्नमेंट से करेंगे कि यहाँ पर हमें एक आईटी इंडस्ट्री के लिए स्पेस दिए, जहां पर हमारे बच्चे आईटी की ट्रेनिंग तक लें और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके कई आईटी कंपनीज अपने ऑफिसेस यहाँ खोल सकती हैं। उनको हम काफी सब्सिडी देने का ट्राई करेंगे सर। बाकी जो भी मूलभूत सुविधा हम दे सके गवर्नमेंट के तरफ से, ऐसे इंडस्ट्री को हम प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारी इन समस्या का समाधान हो सके। सर इंडस्ट्री के सवाल से मुझे एक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल क्या सर, मुझे फोन आया है कि सर एनआरसी कंपनी के जो कार्य वर्कर्स हैं उनकी सैलरी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पे आउट्स उनके काफी पेंडिंग है और इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं राजेश जी कि जो समस्याएं पेंडिंग हैं उनके लिए हम सड़कों पर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सर पेंडिंग होना काफी ही प्रॉब्लम वाली चीज है सर। लाइक कि जस्टिस डिले मीन्स जस्टिस डिनाइड। तो इन सारी समस्याओं का हल तुरंत हो, यह हमारी मांग गवर्नमेंट से जरूर होगी सर, भले ये इलेक्शन में मुझे विजय प्राप्त हो या ना। जी सर। सर अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो एक और बड़ी समस्या है जी कि कल्याण में सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है। आप बताइए सर, क्या आपका मत है इस बारे में? ये काफी पॉपुलर सेंटेंस बन चुका है इस समय कि गड्ढे में सड़क है या सड़क गड्ढे में। सर देखिए, क्या जो मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर कोई समाधान निकालना चाह रहा तो समाधान की कमी नहीं है सर। अब जब हम गड्ढों को देखते हैं तो पब्लिक भी कहती है कि सर ये 2 दिन में इसका लीपापोती हो जाएगा और 4 दिन बाद फिर ये गड्ढा बाहर आ जाएगा। बिल्कुल। तो सर ये जो परमानेंट रिपेयर वर्क गवर्नमेंट नहीं लाना है या जो भी टेक्निकल इश्यू हो गवर्नमेंट की तरफ से, वो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने चाइना और जापान में देखा है कि काफी इस तरह की मशीनें हैं कि तुरंत इस तरह के रिपेयर वर्क को वो कर लेती है और उसका सलूशन कई सालों तक चलता है। इस तरह की मशीनें हम अपने कल्याण पश्चिम में रखें ताकि इस तरह के गड्ढों का निदान तुरंत किया जा सके। इस तरह के काफी समस्याएं हमें, जैसे क्लीनलीनेस है, जी, कचरा इकट्ठा करना, गवर्नमेंट ने काफी ट्राई किया कि ओला कचरा, सूखा कचरा, उसके बाद हमने देखा कचरा ही कचरा है। करेक्ट। तो ये सारी योजनाएं गवर्नमेंट लागू नहीं कर पा रही। इसमें हम कुछ गवर्नमेंट की कमी देख रहे हैं और कुछ लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें भी कमी आ रही है। तो इन अ शॉर्ट वी कैन से कि भाई लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है और वो कॉन्स्टेंटली जागरूक करते रहना चाहिए। जी सर। सर अब हम जब अंतिम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बड़ा मुद्दा है। और जब मैं आपके ऑफिस में आया तो मैंने देखा कि आप अपने कुछ लोगों को एक अलग, जो मैंने सुना, भिखारी मुक्त परिसर या भिखारी मुक्त क्षेत्र, इस कल्पना के बारे में बता रहे थे। तो क्या है सर ये भिखारी मुक्त कल्याण पश्चिम? बहुत बढ़िया सर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सर। मैं आपको इसको एक इंसिडेंट से जोड़ने की कोशिश करता हूं कि एक दिन मैं जब अपने घर से निकला तो मंदिर में मैंने पाया कि थोड़ा सा साफ सफाई कम हो रही है। ठीक है, मैंने इग्नोर किया, आगे निकल गया, सिग्नल पर खड़ा हुआ तो मुझे
एक दो भिखारियों ने पूछा, तो अब मैंने इस दोनों इंसिडेंट्स को कनेक्ट कर दिया। जी। मैंने कहा कि एक तरफ काम पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ काम करने वाला आदमी पड़ा हुआ है। क्या हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं। भिखारी या जो भी पर्सन मुझसे भीख मांग रहा है, उसे पैसे की जरूरत है और मंदिर में काम करने की जरूरत है। जी। तो अगर हम इन भिखारियों को अपनी एक आइडेंटिटी देकर मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, चर्च में अपने अपने रिलीजन के हिसाब से काम पर भेज दें, तो क्या हम दोनों की समस्या एक साथ सॉल्व कर सकते हैं? तो मैंने पूरा कैलकुलेशन देखा, मुझे तो बड़ा बढ़िया योजना लगा और इस योजना को मैं अपने कार्यकर्ता, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने परिजनों से शेयर कर रहा हूं और उन्हें काफी अच्छा सलूशन लग रहा है। तो सर, हम एक नारा दे रहे हैं कि कल्याण पश्चिम भिखारी मुक्त शहर बनाने। यहां पर आपको एक भी बंदा इस तरह का नहीं मिलेगा जिसे काम चाहिए और काम न मिले। काम करेगा, इनकम जनरेट करेगा, अपने परिवार को पालेगा, अपने परिवार को शिक्षित करेगा, तो बाकी जो भी सोशल इलनेस है, इनकी भी समस्या दूर की जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपका चुनाव प्रचार किस प्रकार आगे बढ़ रहा है? सर देखिए, आप जैसे मुझे जन सहयोग मिल रहे हैं, जन सहयोग मैं ओपनली यानी रैलियों के थ्रू या भीड़ के थ्रू तो नहीं बता रहा हूं। जितने भी संपर्क अभियान मेरे अभी तक चल रहे हैं, वो सारे के सारे 100% सक्सेसफुल हैं। एक भी मतदाता ने मुझे निगेटिव रिप्लाई मेरे सामने अभी तक नहीं दिया हुआ है। हम अगर जन संपर्क अभियान पूर्ण कर सके तो मुझे पूरी गारंटी है कि मैं इस इलेक्शन में जीत रहा हूं। सर, ये जो जनसंपर्क अभियान है, अगर ये वोटों में तब्दील नहीं हो सका तो क्या होगा और आप 23 नवंबर के बाद क्या करने वाले हैं? जी सर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जनता का जो भी निर्णय है वो मुझे मान्य है। ये मैं आपको आज के इंटरव्यू में भी बोल देता हूं। और जनता जनार्दन, केवल मैं अपील करूंगा कि अपनी विवेक, सद्बुद्धि और नियोजन से वोट करें। कोई जरूरी नहीं है कि अगर मैं सुटेबल नहीं हूं तो मुझे वोट ना करें, बट अगर मैं प्रेफरेबल कैंडिडेट्स में एक हूं तो आपका वोट का झुकाव मेरी तरफ हो, ऐसी मैं आशा करता हूं। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि सर 23 के बाद क्या करें? जी सर, हम जो ऑफिस खोल के रखे हैं, ये कार्यालय सिर्फ इलेक्शन कार्यालय नहीं है सर जी। ये जनसंपर्क कार्यालय है। यहां पर लोग मुझसे मिलने, अपनी समस्याओं को लेकर आने के लिए एब्सोल्युटली फ्री हैं। वो अपनी समस्याओं को मुझसे साझा करें, मैं उनके साथ उस समस्या का समाधान साझा करूंगा। अगर हमें रास्ते पर आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो हम उसके लिए भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ तैयार हैं सर। लेकिन मुझे लगता है कि हर समस्या का समाधान ऑन द टेबल यानी बातचीत से किया जा सकता है। सड़क पर उतरना, चिल्लाना और बाकी सारी चीजें करने से समाधान है, ये मुझे नहीं लगता। सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 23 नवंबर के बाद में भी रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आपका काम जारी रहेगा, जनसंपर्क शुरू हो और शिक्षा का काम भी जारी रहेगा। सर, वो तो मेरा प्रोफेशन बाय हॉबी है, उसमें तो 1% भी कमी नहीं आएगी। मेरे जितने भी फ्री टाइम होंगे वो जनता के लिए हमेशा खुले रहेंगे सर। सर, अंतिम में मेरा प्रश्न ये रहेगा कि आपके जो प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं उनके बारे में क्या ओपिनियन है? कल्याण पश्चिम में जो सीधा फाइट है वो दोनों शिवसेना के बीच में है। एक शिंदे गुट की शिवसेना है, दूसरा उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना है। तो आपके जो दोनों प्रतिनिधि जो सिटिंग इस टाइम पे हमारे एमएलए साहब हैं, विश्वनाथ भोईर साहब, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? सर देखिए, ये जनता तो तय कर रही है
कि हमने जिन आमदार को देखा है, क्या उन्हें हम एक बार फिर चुन के लाएं, ऐसा जनता का निर्णय है। बट मैं आपको एक चीजें बताना चाहता हूं कि 3 वर्सेस 3 वाला जो फॉर्मूला इस बार हमारे कल्याण पश्चिम में लागू हुआ है, वो है कि गवर्नमेंट वर्सेस विपक्ष, महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति। ये 2 पार्टी बोलने के लिए तो है, लेकिन ये टोटल 6 पार्टियों की का कॉम्बिनेशन जी। अब बचे हुए अपक्ष और हमारी तरह के छोटे दल के नेता, सर हमारा जो लक्ष्य है वो जीतने की ओर पूरा का पूरा फोकस है। हमें कई कठिनाइयों का सामना करना है, मिराकल करना है, चमत्कार करना है, लेकिन मैं एक चीज आपको और मेरे मतदाताओं को बताना चाहता हूं कि चमत्कार संभव है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी बिल्कुल। तो इसी तरह के मोटिवेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरी मतदाता जो मुझसे जुड़ रहे हैं, उनको भी हमें यही कहना है कि अगर आपका साथ होगा, अगर आपका मत मेरे पक्ष में होगा, तो यह इलेक्शन नहीं, आगे के जितने भी इलेक्शन, जितने भी चुनाव होंगे, उसमें मुझे विजय मिलेगी, ऐसी मेरी मनोकामना है। सर आपने एक ही प्रतिद्वंदी के बारे में बात की है, दूसरे प्रतिद्वंदी जो है सचिन बासरे साहब, उनके बारे में आपकी क्या मैसेज देना चाहेंगे, या फिर यहाँ से आप कुछ शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहेंगे? सर मैसेज देने के लिए मैं काफी छोटा हूं सर, ये तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। मुझसे काफी एक्सपीरियंस ये लोग हैं पॉलिटिक्स में, और इन लोगों का काफी अच्छा बेस है। इन्होंने अपने जनमत संपर्क को काफी सुदृढ़ बनाया हुआ है। सारे हम कैंडिडेट्स को सर ऑल द बेस्ट बोल सकते हैं जी। वो अपने अपने तरीके से अपने अपने विजय की योजनाओं में लिप्त हैं, वो अपना करते रहें। मेरा सबको ऑल द बेस्ट है। मेरे तरफ से आशा करता हूं कि बेस्ट कैंडिडेट हमारा कल्याण पश्चिम से जीते, और जो भी जीते जनता के लिए वो अपने जनसंपर्क को कभी ना बंद करे। जनता के लिए, जनसंपर्क के लिए कभी ना विसरे। तो इसीलिए मैं अपने तमाम दर्शकों को ये निवेदन करता हूं कि विसला विसरू नका, आप अपना मतदान करने अवश्य जाइए। ये लोकतंत्र में जो अधिकार आपको मिला है, इसका आप भरपूर फायदा उठाइए और अच्छे उम्मीदवार को चुनिए जो आपके लिए शिक्षा के लिए काम करे, स्वास्थ्य के लिए काम करे, ट्रैफिक, डंपिंग ग्राउंड, साफ सफाई, जितने भी मुद्दे आज हमने अपने इंटरव्यू में चर्चा की है, आपको पता है इन सभी समस्याओं का समाधान कौन दे सकता है। तो अपना बटन दबाइए और अपना आमदार चुनिए। राजेश जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक 2 मिनट में आपसे और लेना चाहता हूं। मेरे मतदाताओं के लिए मैं कुछ अपील करना चाहता हूं। बिल्कुल सर। मेरे प्यारे मतदाताओं, जैसा कि हम सब ही जानते हैं कि हमारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 20 नवंबर बुधवार के दिन तय हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ज्यादा से ज्यादा क्या 100% लोग अपने मत का इस्तेमाल करें, मत का दान करें, और जब वो मतदान करें तो सही कैंडिडेट को चुने, ऐसी मैं आशा करता हूं। और मेरा एक ही नारा है, तुमचा आमदार तुमच्या द्वारी, आपका विधायक आपके घर, योर एमएलए एट योर होम। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं आगे की योजनाओं के लिए। धन्यवाद। तो इलेक्शन स्पेशल का एपिसोड यहां पर विराम लेता है। अगले किसी एपिसोड में हम लोग किसी नए शख्सियत के साथ राजनीति के और विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।